वेलकम टू द आईके क्लासरूम। आज हम जो है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक ले आए, दैट इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं इन जनरल, तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम is generally categorized into two groups: the open circulatory system and the closed circulatory system. देखिए जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो ब्लड है या जो फ्लूइड है जो पंप होगा, ठीक है ना, दैट विल बी पंप विदाउट ब्लड वेसल। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे एक हार्ट लिया, ठीक है ना, तो यहाँ से जो ब्लड पंप होगा दैट विल बी नॉट पंप्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पे ब्लड जो है ना पंप नहीं होगा। दैट मीन जो है ना इसमें जो ऑर्गन्स होंगे दे विल बी बाथ इनटू द ब्लड, यानी जो ऑर्गन्स हैं दे विल बी फ्लोटिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। इसी तरह जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो ब्लड है वो प्रॉपरली जो सप्लाई होगा थ्रू ब्लड वेसल्स ही हो। इसमें अगर जो हार्ट है जो यहाँ पे ब्लड निकलेगा तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पास रहेगा। दैट मीन जो यहाँ पे ब्लड है दैट विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गन्स, ठीक है। तो अगर मैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ, जैसे ये आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है, जैसे मॉलस्कस है, तो इसमें पाया जाएगा ये। अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, जैसे आपके एनालिटिस, ठीक है ना, यहाँ जैसे कॉर्डेट्स जो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाए। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन केस ऑफ द कॉर्डेट्स, अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं, इन ऑल वर्टिब्रेट्स यू विल फाइंड द मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। अब किसी में 2 चैम्बर्ड होगा, किसी में 3 चैम्बर्ड होगा, किसी में 4 चैम्बर्ड। जैसे अगर मैं फिश की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 2 चैम्बर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करूं, तो इनके केस में आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, दैट्स क्रोकोडाइल, ठीक है ना, जिसमें 4 चैम्बर्ड ही होगा। तो इसी तरह अगर मैं वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स और मैमल्स की बात करूं, जिनमें हम भी आते हैं मैमल्स में, तो जो इनके केस में जो हार्ट है दैट इज 4 चैम्बर, सो दैट इज द 4 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। तो अगर हम अपनी फिर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि हम यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो ह्यूमन के केस में जो आपका हार्ट है दैट विल बी 4 चैम्बर। लेट्स डिस्कस अबाउट द ह्यूमन। तो ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं, so first of all it is 4 chambered heart, and number second, जो ह्यूमन हार्ट है इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी हमारे पास जो 3 जर्म लेयर्स होते हैं, दैट्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, तो ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ, इसे हम कहते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। सिमिलरली जो ह्यूमन हार्ट है, अगर मैं इसकी लोकेशन फाइंड आउट करें, तो ये जो ह्यूमन हार्ट है इट इज लोकेटेड इन thoracic cavity, thoracic cavity। तो thoracic cavity में भी ये आपको बिटवीन द 2 लंग्स मिलेगा, इन 2 लंग्स के बीच में मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया, ठीक है ना। और इस कैविटी को, जो ये 2 लंग्स के बीच में कैविटी है जहाँ पे आपको ये हार्ट मिलेगा, वी कॉल इट एज द मेडिस्टीनियम, मेडिस्टीनियम, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको जो यहाँ पे ये जो मैंने लंग बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। तो जो लेफ्ट लंग है इसमें आपको एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, नॉच। तो ये नॉच इसलिए है क्योंकि जो हमारा हार्ट है दैट इज समवट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ऐसा क्यों है वो हम आगे जाके इसका रीजन देखें, ठीक है। देखिए जो ह्यूमन हार्ट है, अगर मैं इसके साइज की बात करूँ, तो ह्यूमन हार्ट का जो साइज है दैट्स इक्वल टू 1 फिस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, तो जो ह्यूमन हार्ट का वेट है ये वैरी करता है। अगर मेल्स की बात करूं, तो इसका जो वेट है दैट रेंज फ्रॉम 280 टू 340 ग्राम्स। वहीं पे अगर मैं फीमेल्स की बात करूं,
तो in case of the females, it will range from 230 to 280 grams. तो जो ह्यूमन हार्ट है, it is myogenic in nature. और myogenic का मतलब ये हुआ, it can generate its own rhythm, or we can say action potential. तो जो हार्ट है जनरली आपको दो तरह के मिलेंगे. One is the neurogenic and the second is myogenic. तो जो न्यूरोजेनिक हार्ट है, they are in direct control of the nervous system. लेकिन जो मायोजेनिक है, it can generate its own action potential. बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा. ये नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करेगा बट इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा. ठीक है, वो हम देखेंगे जब हम रेगुलेशन ऑफ द हार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, देखिए अगर मैं हार्ट की आउटर स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी अगर मैं पहले हार्ट जो है इसके आउटर वॉल की बात करूं, आउटर वॉल, और अगर मैं इसके इनर वॉल की बात करूं, तो सबसे पहले मैं अगर इनर आउटर वॉल की बात करूं तो इसका जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम जो है ना डबल लेयर्ड होता है. इसका जो आउटर मोस्ट फेस होता है, यानी दो फेस होते हैं इसके, एक आउटर फेस और दूसरा इनर फेस. तो इसके जो आउटर फेस को हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम. और जो इसका इनर फेस है उसे हम कहते हैं, we call it as, there are two layers basically. One is the parietal layer and the second is serous layer. serous layer, ठीक है. देखिए जो serous layer है ये एक्चुअल जो है ना एपिकार्डियम के साथ चिपक जाएगी. ठीक है ना, it will bind to epicardium. तो बेसिकली जो एपिकार्डियम है दैट्स द कंटिन्यूअस ऑफ द serous pericardium, वो हम अभी देखेंगे. तो दैट मीन्स ये पेरिकार्डियम कुछ इस तरह से मिलेगा. इसका जो आउटर लेयर है इस तरह से, यानी आउटर फेस है, दैट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम. और जो इसका इनर वाला फेस है, ये वाला फेस, दैट इज द पैराइटल पेरिकार्डियम. उसके बाद अगर हम इनर वॉल की बात करें तो इनर वॉल में सबसे पहला लेयर जो आता है हमारा, दैट इज द एपिकार्डियम, दैट इज एपिकार्डियम. और एपिकार्डियम के ऊपर ही बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ ही चिपका होता है कौन, सेरस पेरिकार्डियम. तो दैट मींस सेरस पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम जो है एक ही लेयर बनाते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर हम पैराइटल पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम को देखें तो इनके बीच में यहाँ पे एक स्पेस मिलेगी आपको. ठीक है ना, और इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस. और इस पेरिकार्डियल स्पेस में जो फ्लूइड रहता है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड. जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. तो एपिकार्डियम के बाद जो दूसरा लेयर आता है हमारा, दैट इज द मायोकार्डियम. ठीक है, और मायोकार्डियम के बाद जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द एंडोकार्डियम, दैट इज द एंडोकार्डियम. जो मायोकार्डियम है इसी में हमारे कार्डियक मसल्स रहते हैं, इन्हें जिन्हें हम कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, यानी कार्डियक मसल्स जो है, कार्डियोमायोसाइट जो है ना इसी में रहती है, दैट इज द मायोकार्डियम. ठीक है, तो दिस इज द आउटर एंड द इनर. तो इनर में हमने देखा सबसे पहले एपिकार्डियम मिलेगा, देन देयर इज मायोकार्डियम एंड देन देयर इज एंडोकार्डियम. तो अगर हम एक्सटर्नली हार्ट को देखें तो इसमें कुछ ग्रूव्स भी मिलते हैं हमें. ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हमारे हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स. सबसे पहला जो हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है दैट इज द अपर एंड द लोअर पार्ट, दैट इज दिस ग्रूव, दिस, इट इज कॉल्ड एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, या इसको बोलते हैं कॉरोनरी सल्कस, कॉरोनरी सल्कस या एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव या एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस. तो दूसरा जो है ना दो सेप्टम है, एक तो ये और दूसरा ये. जो ये सेप्टम है ये एट्रिया को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, दैट्स द राइट एट्रिया एंड द लेफ्ट एट्रिया.
और जो ये सेप्टम है ये वेंट्रिकल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, दैट इज द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो पहला वाला सेप्टम है इसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो ये है जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है इसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? So this is interatrial septum and this is interventricular septum. So that means जो हमारा heart है, now due to these sulcus or grooves, it is divided into 4 chambers. This side of the heart is the right side, so this is right atria. This is right ventricle. Similarly, this is left atria and this is left ventricle. ठीक है? तो इसमें अगर हम देखें जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल है, देखिए इसके बीच में यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है ना, जिसके थ्रू क्या होगा कि जो ब्लड राइट एट्रिया में आएगा वो यहाँ से ट्रांसफर होगा और यानी मूव करेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो यहाँ पे होल है या यहाँ जो ये वैल्यू है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू। और ट्राइकस्पिड वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प्स होते हैं। सिमिलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट एट्रिया है इनके बीच में जो वैल्यू होता है यहाँ पे इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वैल्यू, ठीक है ना, बाइकस्पिड वैल्यू। और इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वैल्यू, तो बाइकस्पिड वैल्यू और मिट्रल वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो बॉडी से डिऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा वो राइट एट्रिया में आएगा, देन दैट विल मूव टू द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है जो यहाँ से ब्लड आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे 3 लार्ज वेन्स होती है। वन इज द सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा SVC, दैट इज सुपीरियर वेना कावा। जो सेकंड लार्ज वेन होती है दैट इज द इंफीरियर वेना कावा, दैट इज IVC, इंफीरियर वेना कावा। तो जो थर्ड यहाँ पे वेन होती है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइंस, कोरोनरी साइंस। अब देखिए जो सुपीरियर वेना कावा है ये आपका जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है अपर पार्ट से लाएगा, तो जो इंफीरियर वेना कावा है ये लोअर पार्ट से लाएगा, यानी लेग्स, एब्डोमेन, ऑल दैट। और जो कोरोनरी साइंस है ये आपका जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है हार्ट से लेगा, क्योंकि हार्ट में जो है ना यहाँ पे जो अगर हार्ट का वाल देखोगे इसमें भी आपको मसल्स मिलेंगे, तो उन मसल्स को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए, तो दैट मीन्स उनको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और वहां से डिऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा। तो वो जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है कोरोनरी साइंस के थ्रू हमारे हाथ में वापस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो सुपीरियर वेना कावा है या इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ जो कोरोनरी साइंस है, देखिए जब यहाँ पे डिऑक्सीनेटेड ब्लड आया तो वो जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है ना वो यहाँ से बैक फ्लो भी कर सकता है, यानी वापस जा सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, देखिए क्या, अगर मैं पहले इंफीरियर वेना कावा की बात, इंफीरियर वेना कावा, इसमें आपको यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा। देखिए वैल्यू का काम होता है कि वो सिर्फ ब्लड को जो है ना वन डायरेक्शन में फ्लो करने देगा, यानी ब्लड सिर्फ जो है ना राइट एट्रिया में आ सकते हो, वापस नहीं चल सकता। और जो इंफीरियर वेना कावा का वैल्यू होता है इसको हम बोलते हैं यूस्टिशियन वैल्यू, यूस्टिशियन वैल्यू, ठीक है। तो सिमिलरली जो कोरोनरी साइंस है, जो कोरोनरी साइंस है, कोरोनरी साइंस में भी एक वैल्यू होता है, ठीक है ना, और उस वैल्यू का हम बोलते हैं ट्रिब्यूशन वैल्यू, ट्रिब्यूशन वैल्यू। लेकिन जो सुपीरियर वेना कावा होता है देयर इज नो वैल्यू, इन केस ऑफ द सुपीरियर वेना कावा देयर इज नो वैल्यू। तो क्वेश्चन ये है फिर यहाँ से भी तो बैक फ्लो हो सकता है। इसको मैं ऐसे बेस्ट वे में समझा दूँ कि मान लो ये दिस इज द राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, और सुपीरियर वेना कावा जो ना इस तरह से कॉर्नर में लगा होता है, इस तरह। तो जब राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दैट मीन्स ये वाल जो है ना ये भी थोड़ी आगे आ जाएगी और ये वाल जो है ना ये भी थोड़ी आगे आ जाएगी, और जब ये नीचे आएगी ये आगे आ जाएगी, तो ये जो वैल्यू है ना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द वैल्यू इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना।
तो इसमें वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता है, बट बैक फ्लो नहीं हो सकता, इट इज बिकॉज ऑफ इट इज लोकेशन, इट्स लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ दिस राइट एट्रियम, राइट। देखिए जो यहाँ पे डिऑक्सिनेटेड ब्लड आया, तो वो डिऑक्सिनेटेड ब्लड जो है ना यहाँ से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना लंग्स में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेशन होगी, फिर लंग्स से वापस ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वो हम अभी देख लेंगे सारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना होगा हमें, वो ये कि देखिए ये जो वाल्स होते हैं ना, हार्ट के जो वाल्स होते हैं, इसमें टाइप का मसल होता है जिसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल, पेपिलरी मसल। कुछ नहीं, इसका रोल समझना होगा हमें पेपिलरी मसल का रोल। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक रोल बताता हूँ इसका पेपिलरी मसल का। ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ वैल्यू दैट इज द बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, कोई भी वैल्यू लीजिए, तो मैंने यहाँ पे ट्राइकस्पिड वैल्यू सपोज बना दी। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो उस टाइम हो सकता है कि हमारा जो ये वैल्यू है, जो ट्राइकस्पिड वैल्यू, यूजुअली जो ट्राइकस्पिड वैल्यू है नीचे की तरफ खुलेगा, और अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ भी खुल सकता है, बट ये ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा, ठीक है ना, ये बल्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जो ये वैल्यू होता है, इसके नीचे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉर्डेट टेंडनी। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं कॉर्डेट टेंडनी। और ये जो कॉर्डेट टेंडनी है, दे आर अटैच्ड टू द पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स, ठीक है। और जब यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है राइट एट्रियम में, और उस प्रेशर की वजह से ये जो इसके कस्पस है वो ऊपर की तरफ जाते, लेकिन जो कार्डियक टेंडनी है वो उनको नीचे की तरफ खींचते। क्यों? क्योंकि जो पेपिलरी मसल्स होते हैं ना, दे कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो ये कार्डियक टेंडनी है वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और वो उस ढक्कन को जो है ना नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। So this is the one of the function of the papillary muscles. अब देखिए जो हमने ये 4 चैम्बर्स देखे, अगर मैं एट्रिया की जनरली बात करूं, एट्रिया इसका जो मसल मास है दैट इज लेस एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, बट इट इज लॉजिकल, ऐसा होना भी जरूरी है, मैं बताऊंगा पहले क्यों। देखिए जो एट्रिया है, इनको कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं, इनको ब्लड को ना दूसरे चैम्बर में भेजना पड़ता है, यानी यहाँ पे उतनी डिस्टेंस कवर नहीं करनी पड़ती ब्लड। लेकिन जब वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, इनको जो ब्लड सप्लाई करना पड़ता है फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं तो इसको तो थ्रू आउट बॉडी सप्लाई करना है, तो दैट मीन्स लॉन्गर डिस्टेंस कवर करनी है। तो इसी तरह अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूं, इसको तो लंग्स में ब्लड भेजना है, तो लिटिल बिट इसको डिस्टेंस कवर करनी है। तो दैट मीन्स अगर डिस्टेंस कवर करनी है, तो इनमें जो ब्लड का प्रेशर है, वो प्रेशर जो है ना ज्यादा जनरेट होना चाहिए, और वो प्रेशर ज्यादा जनरेट करने के लिए मसल पावर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो वेंट्रिकल्स का मसल पावर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एट्रिया, ठीक है ना। और अगर मैं वेंट्रिकल्स में भी बात करूं, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका मस्कुलर पावर जो है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, यानी जो मस्कुलर नेचर है, मसल जो है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो ये रीजन है कि हमारा जो हार्ट है वो टिल्टेड क्यों होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की वजह से थोड़ा टिल्टेड होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द large muscular nature या large muscles of the left ventricle, ठीक है। so that's the reason for tilting of the, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब जो सर्कुलेशन का यहाँ पे मैंने दिखाया, मैं पहले वापस आ जाऊँ इस पे, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बता दूं यहाँ पे, एक सिंपल सा डायग्राम बना दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कि this is the right atria and this is the right ventricle, this is left atria and this is the left ventricle। तो यहाँ से जो सुपीरियर वेना कावा है उसने ब्लड ले आया, जो इंफीरियर वेना कावा उसने भी ब्लड ले आया, और जो कॉर्नरी साइंस है वो भी ब्लड ले आई, तो सारा डिऑक्सिनेट ब्लड यहाँ पे आया। अब जो डिऑक्सिनेट ब्लड है वो किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो जब वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर हम देखते हैं कि ब्लड का क्या।
देखिए जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, सबसे पहले इट इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ये यहाँ पे क्या होगा, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे भी आपको वेल्व्स मिलेंगे इस तरह से। तो इसका जो वेल्व होता है पल्मोनरी आर्टरी का, उन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स, सेमी ल्यूनर वेल्व्स। तो ये वेल्व्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट बैक फ्लो। जैसे मैंने पहले ही कहा था, वेल्व्स का काम ही है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ये जो ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाएगा, लंग्स में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्टरीज है ना, दे यूजुअली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सारी आर्टरीज जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है। बट इसमें जो एक्सेप्शन है, दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो द एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, PA, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो क्या करेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसलिए इसमें कभी कभी क्वेश्चन आया था। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है कि आर्टरीज कैरी, तो नीचे होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो वहां पे जो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन होता है, दैट इज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि जब हम बोलेंगे द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं तो उसमें एक्सेप्शन भी है। तो इसलिए उसका राइट ऑप्शन होगा ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो है, तो ये यहाँ पे ब्लड जो है किसकी तरफ लेगा, लंग्स की तरफ। अब क्वेश्चन है लंग्स की तरफ क्यों लेगा, क्योंकि जो लंग्स में है ना बहुत सारा ऑक्सीजन रहता है। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन होगा, यानी जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है, इट विल नाउ बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मैंने सिर्फ रेड से लिखा है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से लंग से कैरी होगा थ्रू a vein that's called the pulmonary vein, pulmonary vein। pulmonary vein जो है ना, ये भी एक्सेप्शन है टू द pulmonary, टू द veins, क्योंकि वेन्स में डिऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है और ये एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। सो ये एक्सेप्शन। लेकिन जो ये लंग से पल्मोनरी वेन निकलती है, ये आगे जाके 4 ब्रांच देगी। देखिए 1 2 3 4। तो ये जो 4 ब्रांच है, ठीक है ना, दे विल कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे भी बैक फ्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए इन वेन्स में ना, जो पल्मोनरी वेन्स है, इनमें कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है। बट वैल्यू की जगह जो ये जो वेसल्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर दे आर प्रोवाइडेड विद द सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और वो जो सर्कुलर मसल्स है, जब लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सर्कुलर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली क्लोज होती है एंड देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, ठीक है, इट इज कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये हुआ, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, फिर लंग्स में चला गया, ठीक है ना, और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। तो इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो दिस इज द वन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। अब देखिए जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, वो उसका क्या होगा, जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, दैट ब्लड विल गो इनटू द आयोटा, आयोटा, ठीक है ना। तो आयोटा जो है ना, सबसे पहले मैं बताऊं, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। तो जो आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला, इस आयोटा में भी वेल्व्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स। जैसे पल्मोनरी आर्टरी में हमने देखा था, इसी तरह यहाँ पे भी मिलेगा आपको सेमील्यूनर वेल्व्स। So ये जो सेमिलर वेल्व्स है, दे विल आल्सो प्रोटेक्ट और प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारी बॉडी को सप्लाई होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, टू द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इवन टू द हार्ट। क्योंकि आयोटा में जब हम आगे देखेंगे तो आयोटा में कुछ ब्रांच निकलती है। तो एक ब्रांच इसमें निकलती है कॉर्नरी आर्टरी, जो हार्ट को ब्लड देगी।
तो डेट मीन्स यहाँ पे एक बॉडी को ब्लड मिलेगा और हार्ट को भी मिलेगा। तो यहाँ से जब ये बॉडी को ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, तो वहां से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलेगा वो अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचेगा? राइट एट्रियम। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आयोटा के थ्रू सारी बॉडी को सप्लाई हुआ, और सारी बॉडी से ब्लड वापस आया किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कॉर्नरी साइंस, और ये अल्टीमेटली किसके पास पहुंचा? राइट एट्रियम की तरफ। तो इस चीज को, इस ब्लड को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, देखिए सिस्टमिक वर्ड का ही मतलब होता है होल बॉडी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इसमें ब्लड जो है होल बॉडी में सप्लाई होता है। तो दैट मीन्स अगर हम अपनी ह्यूमन की बात करें तो हम में जो है ना दो तरह की सर्कुलेशन होती है, द पल्मोनरी एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं देयर इज अ डबल सर्कुलेशन। सो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो दैट इज द डबल सर्कुलेशन। ओके, अब देखिए ये जो मैंने ह्यूमन हार्ट की बात की थी अभी, दिस इज द हार्ट इन केस ऑफ द एडल्ट्स। इन केस ऑफ द फीटल स्टेज, जिसे हम फीटल हार्ट भी कहते हैं, तो फीटल हार्ट में कुछ चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमें, वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए जब बच्चा जो है ना यूट्रस में होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है ना उसका जो हार्ट है, ठीक है, उसमें डायरेक्टली उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है मदर से, यानी जो उसकी मदर है उससे उसको डायरेक्ट सप्लाई मिलता है किसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसलिए जो बच्चे में जो लंग्स होते हैं, वो यूजुअली कोलैप्स होते हैं, दे आर कोलैप्स्ड, यानी जो लंग्स है वो कोलैप्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जब उस बच्चे में ब्लड जो है ना राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है ना, जो ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, देखिए राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक बाईपास होता है, एक होल होता है, तो यहाँ से ब्लड डायरेक्ट जो है ना लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। इसी तरह जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में जब जाएगा तो वो लंग्स में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा जो है, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है यहाँ पे, और जो आयोटा है इसके बीच में भी एक बाईपास होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू जो है ना ऑक्सीनेटिव ब्लड जो है डायरेक्ट आयोटा में जाएगा। अब कुछ नहीं, इन बाईपास का नाम क्या होता है? देखिए फीटल स्टेज में जो ये बाईपास है जो एट्रिया के बीच में होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओव्यूल, फोरामेन ओव्यूल, ठीक है ना। और जो यहाँ पे बाईपास होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के बीच में, इसको बोलते हैं डक्टस एट्रियोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस। लेकिन जब इसकी बर्थ होती है तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो बाईपास है अब इसकी जरूरत होती नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो फोरामेन अविल है इसका क्लोज होना भी जरूरी है, क्योंकि जब इसकी बर्थ होगी, क्योंकि लंग्स जो है ना वो फूल जाएंगे और इसे ऑक्सीनेटेड ब्लड का सप्लाई अब नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जब ये बंद हो जाता है ये फोरामेन अविल, तो यहाँ पे एक रेमिनेंट आपको मिलता है हार्ट में, इस तरह से, कुछ इस तरह से। So the remnant of this foramen ovule, that's called the fossa ovalis. That's called as the fossa ovalis. इसी तरह जो डक्टस एट्रियोसिस है ये भी बंद होगा, तो यहाँ पे आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जब ये बंद होगा, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं लेगामेंटम एट्रियोसम, we call it as लेगामेंटम एट्रियोसम, लेगामेंटम एट्रियोसम। और इसको कभी कभी कहा जाता है हार्वेज, हार्वेज लेगामेंट, हार्वेज लेगामेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फीटल हार्ट। अब किसी केस में अगर ऐसा होगा कि मान लो कि बर्थ के बाद जो है ना फोरामेन ओव्यूल या डक्ट्स एट्रियोसिस जो है दे फेल टू क्लोज, तो उस केस में क्या होगा कि जो ये बेबी है इसकी सारी बॉडी जो है ब्लूइश होगी, तो उसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ना, सिर्फ इसका ये रीजन नहीं है कि हार्ट में प्रॉब्लम, इसका हो सकता है रीजन ये भी हो कि लंग्स में प्रॉब्लम हो, कि ब्लड जो है ना प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा, बट हार्ट में भी प्रॉब्लम है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द
फेटल हार्ट। अब देखिए, जो अगर हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट के अंदर जो है ना आपको मसल्स मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं हार्ट मसल्स। तो हार्ट के मसल्स में आपको तीन तरह के मसल्स मिलेंगे। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एट्रियल सिंसाइशियम, एट्रियल सिंसाइशियम, ठीक है ना। एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज द वेंट्रिकुलर सिंसाइशियम। The third, that is the specialized cardiac muscles या specialized electrical conducting fibers। मैं यहाँ पे लिखूंगा specialized cardiac muscles। और इन specialized cardiac muscles में जो हमें पढ़ने हैं, that is the SA node, the second is AV node, the third is then bundle of His, then there is Purkinje fibers, ठीक है। तो ये सारे जो है ना किसमें आएंगे, specialized cardiac muscle। Let's first understand what is atrial syncytium and what's ventricular syncytium।